राजस्थान में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के नतीजे सरकार के लिए काफी मायने रखेंगे। चुनाव के नतीजे एक तरह से सरकार की परफॉर्मेंस पर जनता की मोहर भी होगी। हालांकि चुनाव घोषणा से पहले ही पार्टियां तैयारियों में जुट गई थीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभावार तमाम नेताओं की बैठकें भी ले चुके हैं। साथ ही सभी को एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने और उम्मीदवार को जिताने की अपील भी कर चुके हैं। इस बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सीटों का दौरा किया। डोटासरा ने चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। डोटासरा ने कहा कि कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन की आग जनता के दिलों में जल रही है, जिसकी लपटें भाजपा को जलाकर राख कर देंगी। बीजेपी को अभी कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए किया नहीं। 3 चुनाव किए, हम तैयार हैं। और जो किसान अन्नदाता आज 4 महीने से बैठा है, उसकी जो तप है ना, उसकी जो ज्वाला है ना, वो उगल रही है। ये इनके सपनों को जला के राख कर देगी। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही अब उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों पर नेताओं के दौरे तेज हो जाएंगे। उधर पार्टियां इसके शेड्यूल बनाने में भी जुट गई हैं। भाजपा खासतौर पर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ साथ रोजगार और किसानों की संपूर्ण ऋण माफी को मुद्दा बनाने जा रही है। भाजपा ने ऐसे तो चुनाव की घोषणा से पहले ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका मकसद आने वाले उपचुनाव में जनता को भाजपा के पक्ष में ही करना है। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दावा किया कि उनकी बूथ स्तर से लेकर आईटी टीम तक की तैयारी पूरी है। साथ ही कहा कि प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था से जनता ऊब चुकी है, ऐसे में उनकी जीत निश्चित है। उपचुनाव की तारीख आज आई है 17 अप्रैल की। हम लोग मानसिक रूप से पहले भी तैयार थे। हमारी जमीनी तैयारी पूरी हो चुकी है। केवल मैंने कहा था कि हम चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। तारीखें अब आ गई हैं, तो पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से सरकार के खिलाफ एक जन आक्रोश है, वो कांग्रेस पार्टी की हार का कारण बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इन तीनों उपचुनाव में जीतेगी। प्रदेश में होने जा रहे 3 सीटों के उपचुनाव के नतीजे सरकार के विकास मिशन पर मोहर लगाने वाले होंगे। यदि इन चुनावों के नतीजे सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के पक्ष में नहीं आते हैं, तो पार्टी प्रदेश में और भी कमजोर हो जाएगी। और यदि कांग्रेस चुनाव के नतीजे अपने पक्ष में करने में कामयाब रही, तो पार्टी को संख्या बल के साथ साथ विपक्ष के सामने भी मजबूती मिलेगी। बहरहाल अब देखना होगा कि 2 मई को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
नमस्कार घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे 11 राज्यों के 14 विधानसभा सीट के लिए बाई इलेक्शन का ऐलान मंगलवार को हो गया था, लेकिन बात हम राजस्थान की करेंगे जहां 4 में से 3 विधानसभा सीट का बाई इलेक्शन होना है और ये तीनों सीट दोनों ही दलों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो हर राजनीतिक दल अपना भाग्य आजमाना चाहता है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला कह सकते हैं। और अगर कोई ऐसा प्रत्याशी भी आ सकता है कि जो ताल ठोक सके, त्रिकोणीय मुकाबला कर सके, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तैयारियां अंतिम चरण में है, क्योंकि हर राजनीतिक दल सबसे पहले अपने प्रत्याशी चयन को लेकर के कवायद करता है, जिसकी कवायद मुझे लगता है कि दोनों ही राजनीतिक दलों ने पहले से कर रखी है। अब केवल टिकट डिक्लेयर करना बाकी है। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि अभी भी पार्टी आलाकमान ही तय करेंगे कि आखिर दूल्हा किसको बनाया जाए, यानी कि टिकट किसको मिलेगा, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। उधर प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने रेंज आईजी, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, एसपी उनके साथ में कॉन्फ्रेंस की है, राजनीतिक दलों के साथ में चर्चा की है। उन्हें अवगत करा दिया गया है कि 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, सीआरपीएफ की लगेंगी। खैर चलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4 में से 3 विधानसभा सीट पे जो मतदान होना है, परिणाम सभी राज्यों के साथ 2 मई को आएंगे। और इसे अगर राजस्थान के 2023 के चुनाव का सेमीफाइनल भी अगर कहें तो कोई अचरज की बात नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण इस वजह से है कि जिन सीट पर चुनाव होना है 3 में से 2 पे कांग्रेस का कब्जा है और 1 सीट पे भाजपा का कब्जा है। ये चुनाव दुर्भाग्यवश तीनों ही प्रत्याशी कोरोना के दरमियान उनकी डेथ हुई, इस वजह से चुनाव हो रहे हैं। और सरकार के लिए महत्वपूर्ण इस वजह से भी है कि सरकार के कामकाज को अगर यूं देखें तो परखा जाएगा कि मतदाता क्या कहता है। और अगर हारती है कांग्रेस तो बीजेपी ताल ठोकेगी कि किसान बिल पर जनता ने मोहर लगाई है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, भाजपा से राखी राठौर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, ये चुनाव हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 4 में से 3 अभी भी एक चर्चा का विषय है कि आखिर वल्लभगढ़ को क्यों छोड़ा गया। खैर, लेकिन जो भी प्रशासनिक कारण रहे होंगे, बात हम 3 की करते हैं। तीनों सीट काफी महत्वपूर्ण है। अभी दावा हम भी नहीं कर सकते कि किस झोली में जाएंगी, लेकिन फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि दोनों के लिए चुनौती है ये। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला कि चुनाव आयोग 4 सीटें खाली है और 3 का चुनाव करा रहा है। निर्णय तो क्योंकि चुनाव आयोग ने जो कर दिया वो तो होगा, क्योंकि जब गुजरात में 2 राज्यसभा की सीट खाली होती है तो 1-1 सीट के चुनाव कराता है। तो इसी प्रकार से हम भी मान सकते हैं कि हमारे यहाँ तो उनका कनेक्शन सीधे तौर पर सुनील अरोड़ा तो राजस्थान से वाकिफ भी हैं। आखिर ये चुनाव 1 महीने बाद फिर दोबारा कराना पड़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है ये तो वो बता सकते हैं। हम तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन ये बात सही है कि अब 3 चुनाव होने हैं, राजसमंद, सारड़ा और सुजानगढ़। ये तीनों की तीनों चुनाव निश्चित रूप से दोनों पार्टियों को आगामी संदेश देंगे कि उनकी स्थिति फील्ड में किस प्रकार की है। और आप अगर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने तरीके से सम्मेलन आयोजित कर लिए हैं और कोशिश करने का प्रयास किया है कि फील्ड में किस तरह की लोगों की मांग कर रहे हैं, किस तरह का कैंडिडेट आना चाहिए। देखिएगा कि अगर राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो टिकट आखिर देवें किसको। उनकी लड़की मांग रही टिकट, उनकी पुत्र वधू मांग रही टिकट, और वहां के पूर्व सांसद हरिओम, उनके पुत्र भी सक्रिय होकर के कह रहे हैं कि हम भी यहाँ पर टिकट लेने के दावेदार हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी अब तीनों में से किसका निर्णय करेगी, ये तो क्योंकि इनके पार्टी के लोग संसदीय दल तय करेगा कि, लेकिन कोशिश होगी कि ये सिंपैथी गेन करने के लिए किरण महेश्वरी जी के परिवार में से ही किसी को देना पसंद करेंगे। अब वो जीतते हैं या नहीं जीतते तो इनकी बात है, लेकिन राजसमंद में जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस को अभी मिली है, वहां देखिएगा कि नगर परिषद का चुनाव हुआ। अब इनकी कहते हैं कि सांसद के कहने से टिकट नहीं दिया इन्होंने, तो इनकी वहां नगर परिषद नहीं बन पाई। और वहां पर जिस प्रकार से पंचायत के चुनाव में भी इनको स्थिति ठीक नहीं रहेगी, तो इसलिए चुनौती बड़ी है। क्योंकि किरण महेश्वरी ने निश्चित रूप से फील्ड में काम किया, धरातल पे बहुत कुछ सक्रिय हुआ करती थी। अब वो सक्रियता पार्टी में कितनी कारगर होगी ये तो आने वाला चुनाव ही तय करेगा। तो ये मान सकते हैं श्याम जी, ज्यादातर
ये जो 3 सीट जिनका जिक्र कर रहे हैं हम, सभी राजनीतिक दल जिसके हिस्से में जो सीट है वहां अपने परिवार यानी कि सिंपैथी कार्ड चलेगा, ये तो माना जा सकता है। साड़ा में भी क्योंकि देखिएगा त्रिवेदी जी के जो भाई हैं परिवार में से किसी को देना चाह रही है कांग्रेस। इसी तरह से सुजानगढ़ में मनोज मेघवाल का कहते हैं कि तय कर दिया उसका एक्चुअल में तय कर दिया उसको, तो पार्टी के कार्यक्रम में और विशेष कार्यक्रम में लाए। अब देखिए 29 मार्च तक नाम तय हो जाएंगे, क्योंकि आप देखिए नॉमिनेशन होना है 30 मार्च तक, तो इसलिए 29 तारीख को नाम तय 100% हो जाएंगे। बातचीत हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने कल राजसमंद के लोगों से बातचीत की, यहाँ करीब 150 लोग आए थे। अब उन्होंने अंदर से किस प्रकार से किसको तय करना है किसको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ सीपी जो वापस आ रहा हूँ आपके पास, मैं वापस आ रहा हूँ। अभी मैं आरसी चौधरी जी से मुखातिब हूँ। आरसी साहब आपके पास आना चाहूंगा। बड़ी जिम्मेदारी 3 सीट में से आपकी है। वजह साफ है कि सत्ता पक्ष में जो पार्टी होती है उसके लिए बड़ी लाइबिलिटी होती है, चुनौती होती है, एक मैसेज देने की कवायद भी होती है इसमें कि हम तीनों सीट जीते। 2 सीट आपकी हैं, बीजेपी की 1 सीट है। अगर बीजेपी एक भी सीट लेती है तो बीजेपी निश्चित रूप से ताल ठोकेगी कि किसान बिल, हमारा मैनेजमेंट, जनता का भरोसा। और अभी भी यहाँ 2 बातें तय हैं, अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी चुनाव में भी होगा, ये तय मान के चलिए। केंद्र सरकार की ये योजनाएं हैं, राजस्थान के लिए ये योजनाएं लेकर के आई, वो तमाम बातें होंगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सभी जगह सांसद भाजपा के हैं। जहां ये विधानसभा चुनाव होने हैं वो पूरी तरह से उसी कवायद में होंगे। आप लोग राजस्थान सरकार का गुणगान करोगे, बजट को प्रमुखता के साथ में करोगे, लेकिन चुनौती है, इस चुनौती के लिए क्या प्लेटफॉर्म तय है? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर ये जो लोकतंत्र का पर्व है, जनता के बीच में जाते हैं, कहीं पे भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे विपक्ष के तौर पे हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो जब जनता के बीच में जाएगी तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से 5 अन्य राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं और उन चुनावों के अंदर देश के प्रधानमंत्री के मन से कोबरा का नृत्य होता है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सोचते हैं कि राजस्थान के अंदर ऐसी संस्कृति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही नहीं, क्योंकि केंद्र के तो मुद्दे आएंगे। यहाँ से अगर हमारे 25 सांसद जाते हैं, 24 सांसद आज हैं, एनडीए घटक दल के नेता ने तो उनका साथ छोड़ दिया और वो मुद्दे भी उठाते हैं, तो निश्चित रूप से केंद्र से राज्य को क्या मिला? देश के प्रधानमंत्री चुनाव के समय पे जब आए थे तो क्या वादे करके गए थे, और राज्य की जो सरकार है उसने इतने अपने कार्यकाल के अंदर क्या योजनाएं लाए और क्या जनता को राहत के काम दिए। इन मुद्दों पे चर्चा होगी, जनता का जनादेश मिलेगा, एक स्वतंत्र लोकतंत्र की परंपरा का निर्वहन होगा। और हम इस राजस्थान को जो हम चाहते हैं कि हमारा जो राज्य है वो इस देश के एक अग्रणी राज्य बने, तो उसकी सार्थकता बढ़ेगी। हम जानते हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गौन डोटासरा जी सदैव संवाद में लगे हुए, लोकल जो कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, तमाम प्रदेश से आने वाले सभी लोगों से वो मिलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेशाध्यक्ष जी और प्रभारी और सभी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने मिलकर संवाद किया, और उन्हीं के आधार पर जनता नीचे से किसकी जनता की आवाज को सुन के प्रत्याशी का चयन किया जा रहा है। जो सरकार ने जो काम किया वो लेकर हम निश्चित रूप से जनता के बीच में जाएंगे और जनता उन पे जो भी जनादेश देगी वो हमारे लिए एक आईना होगा। जी, लेकिन आपने एक बात कही, प्रधानमंत्री का जिक्र किया है यहाँ पे। देखिए, जनता आप लोगों की तरफ देख रही है। स्टेट का इलेक्शन है, बेशक बीजेपी प्रधानमंत्री के नाम को भुनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि हाल ही जेपी नड्डा का जब दौरा हुआ तो उसमें पूरी तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने कोई भी काम किया होगा उसका कोई जिक्र नहीं था। अंत्योदय योजना को लेकर के उन्होंने भैरव सिंह शेखावत का जिक्र किया और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बाकी किसी का जिक्र नहीं रहा। तो बीजेपी के पास में देखिए, हमेशा पार्टी जो सत्ता में होती है वो काफी ये कह सकते हैं कि बचाव की मुद्रा में होती है कि आप पत्थर नहीं फेंक सकते। सामने वाला जो अपोजिशन में है वो काफी आक्रामक रहेगा कि राज्य सरकार ने ये आक्रामकता बहुत सहज है, बचाव बहुत मुश्किल होता है। योगेंद्र जी, अपनी बातों को भी कहना है। योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता वेस्ट बंगाल के अंदर जो चुनाव होता है, हम डबल इंजन की बात करते हैं, वो तमाम जो बातें करते हैं, तो इसका मतलब इंजन तो है, इंजन है तो इस राज्य का विकास होना चाहिए। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका तो एक ही उद्देश्य है कि राज्य का विकास हो। और क्या काम किए, क्या केंद्र की सरकार अपने दायित्व से और जिम्मेदारी से बच सकती है? देश के प्रधानमंत्री ने जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की बात की, जो रेलवे की जो हमारे पूर्व की लंबित जो मांगे हैं, जो भीलवाड़ा का जो मेमो कैच का जो प्लांट है और तमाम जो बहुत सी चीजें हैं, क्या उसके अंदर जो दूसरी अन्य योजना है उनके अंदर केंद्र की जो हिस्सेदारी है, ये जो जल मिशन की जिसमें बात करते हैं, राजस्थान एक देश का सबसे बड़ा राज्य है, उस राज्य के अंदर जो उनकी हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी का कितना पैसा दे पा रहे हैं? आ रहा हूं आपके पास, वापस आ रहा हूं आपके पास में। राखी राठौड़ जी के पास जाना चाहूंगा मैं। राखी, आपके पास आना चाहूंगा जी। बीजेपी का अपना एक प्लेटफॉर्म होगा, मैं टिकट को लेकर चर्चा नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि उच्च स्तरीय चर्चा है। इसमें सतीश पूनिया जी भी अभी जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि कौन चुनाव लड़ेगा, और हर राजनीतिक दल का अपना एक एजेंडा कांग्रेस भी नहीं क्लियर कर सकती। लेकिन यहाँ बात
टिकट जिसको भी मिलेगा, लेकिन सिंबल हमेशा लाइव है और उसी के बिहाफ पे कार्यकर्ता तैयार रहता है। आप लोगों के सामने चुनौती ये होगी कि लगातार केंद्र सरकार की कार्य जो किए गए हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है लेकिन उसे खारिज करके किसान कानूनों की तारीफ कर रहे हैं। ये बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के सामने। तो देखिए जी योगेंद्र जी, चुनाव है, चुनाव को उसी तरह से लड़ा जाएगा और निश्चित तौर पे सरकार का जो वर्तमान सरकार है उसका आधा कार्यकाल लगभग निकल चुका है और जनता के सामने इनके किए हुए वादे, इनके घोषणा पत्र बिल्कुल स्पष्ट हैं। इन्हीं बातों के साथ में हम जनता के बीच में जाएंगे। अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि मोदी जी ने आकर के कुछ वादे किए, तो मैं युवराज के वादे भी याद दिलाना चाहूंगी कि किस तरह से उन्होंने पूरी तरह से जो ऋण माफी है उसकी बात की, बेरोजगारों की क्या स्थिति हुई वो हम लोगों ने देखा, बिजली के बिल में जो बढ़ोतरी है वो लगातार हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके लिए राज्य सरकार जो है लगातार फेल हुई है और यही मुद्दे लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पे इन 3 विधानसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाते हुए विजयी होगी। जी श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, ये तो तय मान के चलिए कि यह चुनाव चेहरा कोई भी होगा, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से प्रधानमंत्री के नाम को बनाने की कोशिश करेगी और कांग्रेस अपने राज्य सरकार के जो भी बजट है या फिर कार्यकाल है अशोक गहलोत के चेहरे को काम में लेगी, ये तो माना जा सकता है। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है, जो पार्टी का मुखिया होता है उसके नाते से वो पार्टी अपने मुखिया की बातों को, पार्टी के गए हुए कार्यों को तो गुनगुनाने का प्रयास करती है। लेकिन देखिएगा कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे काम नहीं आएंगे। यहाँ पर निश्चित रूप से लोकलाइज स्तर पे चुनाव होगा और प्रदेश अध्यक्ष, दोनों नए प्रदेश अध्यक्ष है, दोनों जाट प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों के ये संदेश देने का प्रयास करेंगे कि इनके नेतृत्व में पार्टी का कामकाज कैसा है, कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। कांग्रेस की स्थिति संगठन के बिना चुनाव लड़ा जाएगा, ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। अब सचिन पायलट को अगर साथ ले लेते हैं जैसे लिया गया, तो निश्चित रूप से जो फूट की स्थिति सामने आती है भाजपा आरोप लगाएगी, वो नहीं लगा पाएगी। जो कि सचिन पायलट एक बार गए हैं, तो ऐसा लगता है कि अगर साथ साथ चलेंगे तो कांग्रेस को फायदा मिलने वाला है। अब यहाँ पर वसुंधरा राजे जी को साथ लेकर के अगर सतीश पूनिया जी चलेंगे तो वही बीजेपी को फायदा मिलेगा। अब ये संभव होगा नहीं। कहना चाहते हैं कि अभी तो राजनीतिक दलों के सामने प्रत्याशी चयन के साथ साथ बीजेपी को मैनेज करे वसुंधरा राजे के लिए ये बड़ी चुनौती होगी और कांग्रेस के लिए सचिन पायलट चुनौती है कि वो कैसे उन्हें पटरी पे लेके आते हैं। दोनों दलों के सामने यही चुनौती है अभी तक। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि देखिएगा कि अगर आप बात करेंगे सुजानगढ़ की, सुजानगढ़ सचिन पायलट के समर्थित थे भंवरलाल में, एक बार आपको पता उन्होंने उनको मंत्री बनवाया। अगर साडा की बात करें तो मुख्यमंत्री जी के समर्थक रहे त्रिवेदी जी, निश्चित रूप से कहा। और आप अगर बात करें राजसमंद की, राजसमंद में आपको पता है कि वसुंधरा जी और किरण महेश्वरी जी के बनती नहीं थी, राखी जी को पता है। तो ये बहुत दोनों पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि नेताओं को एक संकट में वापस आइए। नहीं, अरे योगेंद्र जी, जो स्थितियां हैं सामने, अगर उसको देख करके अगर पार्टी एकता के सूत्र में बनने का प्रयास नहीं करेगी तो दोनों पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगाएगी और उसका निश्चित रूप से कार्यकर्ता पर प्रभाव पड़ता है। ये राखी जी को पता है, राखी जी कह सकती हैं और ये आरसी चौधरी जी भी कहेंगे। अगर सचिन पायलट सक्रिय रूप से पार्टी का काम करते हैं तो कांग्रेस को फायदा मिलेगा, इसमें तो दो राय नहीं। आप कोई कहे नहीं कहे, आप 138 करोड़ रुपए के कामकाज किए और जिस तीनों विधानसभा क्षेत्र में कोई पद खाली नहीं रहे, आसपास के लगा दिए ला करके। ये तो विधानसभा में आपने चर्चा में सुनना कि देखिए पार्टी जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। और आपने देखा कि जब अगली बार जब उपचुनाव हुए थे तो बीजेपी से छीन के लगी थी कांग्रेस। अगर बीजेपी छीन के ले जाती है कांग्रेस सरकार की सीटें तो निश्चित रूप से बड़ी चुनौती सामने आएगी। तो दोनों, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए श्याम जी, ये तो तय माना जाना चाहिए कि चुनाव, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि पिछली मरतबा वसुंधरा राजे को अच्छी मेजोरिटी के साथ में सुशोभित किया मुख्यमंत्री के पद पे, लेकिन उसके 4-5 महीने बाद ही जब बाई इलेक्शन हुए तो उसमें 4 में से 4 पे हुआ था शायद सीट में, 3 पे कांग्रेस बाजी मार करके ले गई थी। तो उस समय लग रहा था कि अचानक क्या हुआ, लेकिन लोकसभा के चुनाव हुए तो फिर बीजेपी बाजी मार, लोकसभा के चुनाव के बाद ही हुआ था क्योंकि वो टिकट दे दिए गए थे, इस वजह से हुआ था वो। तो ये कुछ हवा का रुख होता है कि वास्तव में केंद्र के लिए कौन किसको लाइक कर रहा है और राज्य के चुनाव में किसको लाइक किया जाता है, बहुत सारे डिपेंड करेगा। लेकिन दोनों ही दलों के सामने अभी बहुत सारी चीजें तय होनी है।
सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक हैं, ये मैसेज देना होगा। क्या वास्तव में सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे जी को जो रायता दिया वो फैलेगा या बचेगा, वो भी एक ध्यान देने वाली बात होगी, क्योंकि वहां भी एक चुनौती है कि वो दोनों पटरी पे आते हैं कि नहीं आते हैं। और अगर ये सहज नहीं रहा तो थोड़ा सा मुश्किल दोनों ही दलों के लिए होगा। लेकिन प्रत्याशी चयन और प्रत्याशी कौन आता है मैदान में, वो भी एक मायने रखेगा कि हाँ वास्तव में जनता कितनी उससे साथ जुड़ाव है। सिंपैथी लहर भी यहाँ काम कर सकती है, विकास योजनाएं भी काम कर सकती हैं, क्योंकि लोकलाइज होगा, नेता बहुत सारे पहुंचेंगे और मतदाता है वो अपने विवेक से काम करेगा और देखना होगा कि होगा क्या। चलिए आरसी चौधरी साहब, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी बड़ी चुनौती है, और जो ये राजनीतिक घटनाक्रम चला, अब तक तो हम ये कह सकते थे कि चले लोकल चुनाव होते हैं, इसमें कोई पार्टियों का बहुत ज्यादा नहीं, कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन राजस्थान के लिए बाई इलेक्शन असेंबली का बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक संकट के बाद यह चुनाव अब हो रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से तीनों लोग दिवंगत हुए। चुनौती यह है मुख्यमंत्री के सामने भी, प्रदेश अध्यक्ष के सामने भी और कांग्रेस के सामने भी, कि क्या वास्तव में मिलकर के चुनाव प्रचार किया जाएगा। हेलीकॉप्टर की कॉपी जो आप लोगों ने फोटो भेजी, उसकी कॉपी से तो बहुत सारे लाइक्स मिल गए, लेकिन यहाँ क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से श्याम सुंदर शर्मा जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनका एक लंबा अनुभव है। उन्होंने जो बात की, मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर थोड़ा सा आपको फर्क देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने दो नेताओं का जिक्र किया, वसुंधरा जी का और सतीश जी का, लेकिन जो उनकी समन्वय समिति है उसके अंदर 12 या 16 के करीब लोग हैं। कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं आता, और 8 मुख्यमंत्री बन के घूमते हैं। और जब कभी जेपी नड्डा के अदालत में जाना पड़ता है, कभी अमित शाह जी की जाना पड़ता है, कभी मोदी जी की जाते हैं, और उसके कहने के बाद में वसुंधरा जी यहाँ पे आते हैं। सचिन पायलट जी इस प्रदेश की जनता के प्रति बड़े प्रतिबद्ध हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और गोविंद डोटासरा जी, तीनों एक साथ में लंबे समय तक इन्होंने काम किया है। निश्चित रूप से अपनी कुछ बातें हो सकती हैं और वो उस प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, लेकिन इस राजस्थान की जनता के प्रति और कांग्रेस के प्रति मुझे लगता है कि किसी भी बड़े नेता को आगे ये नहीं कहना पड़ा कि आप एक मंच पे आइए। वो अपना निर्वहन जो है वो लगातार करते रहे, और जनता के प्रति जो सचिन पायलट जी ने भी जो मांग उठाई, उन्होंने जनता की ही उन्होंने बातें कही है। अब देखना ये होगा कि 16 लोगों पे, जो 16 हमने 2 घोड़े 4 घोड़े तो देखे, लेकिन 8 मुख्यमंत्री और 16 लोगों की समन्वय समिति वो कहां तक पहुंच पाएगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक आंतरिक मुद्दा है। हम ये सोचते हैं कि जो चुनाव है ये तो तय माना जा सकता है, जनता के मुद्दों पे ये तो बात सही है। आरसी चौधरी साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी दोनों ही पार्टियां, अभी राखी जी से भी आप सुनिएगा, अपने से ज्यादा सामने वाले की चिंता करते हैं कि उनके यहाँ पे क्या चल रहा है, उनकी कार्य समिति का क्या होगा, उनके नेताओं का क्या होगा, वसुंधरा जी कहाँ पे हैं। अपने पार्टी से ज्यादा सामने वाले की चिंता क्यों है? योगेंद्र जी, हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, और डेमोक्रेसी विपक्ष के बिना डेमोक्रेसी हो नहीं सकती। पड़ोसियों का हालचाल पूछना भी बहुत जरूरी होता है। इसी डेमोक्रेसी के अंदर कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा के अंदर वक्तव्य दिया था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत साहब थे, वो उनके पास में जाते थे, एक संवाद होता था, चुनाव हारना जीतना, उसके बाद में एक दूसरे के प्रति हमारी प्रतिबद्धता नहीं, राज्य को हम कैसे राज्य को कैसे आगे लेके जाएं, ये हमारी डेमोक्रेसी है, ये हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि वो जो विपक्ष की भूमिका का जो निर्वहन इस प्रदेश की जनता ने दिया था, वो बिना जनता के बीच में जाए, जनता ने बिना जनादेश के, और उन्होंने जिस प्रकार से दिए हुए जनादेश को तोड़ने का जो प्रयास किया था, उसका जवाब भी जनता मांगेगी उनसे। आरसी चौधरी जी, मैं कह रहा हूँ आज विधानसभा में हेमाराम चौधरी और विजेंद्र ओला को अगर उनकी दर्द को सुन लेते तो आपको महसूस होता कि अभी तक अंदर घुसपैठ हो पाई, एकता का सूत्र बना नहीं बना। विधानसभा के फ्लोर पे आज जो कुछ कहा, श्याम जी सदन के नेता, जो हमारे सदन के नेता हैं, वो तो हम तो बेहतर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनकी भी सुनते हैं, निर्दलीय जो किसी दूसरे दल के उनकी भी सोते हैं और सुनते ही हैं। लेकिन हेमाराम जी और जो दूसरे जो नेता है विजेंद्र ओला जी, किस प्रकार के पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सदैव वो पार्टी के साथ में खड़े हैं, और यही डेमोक्रेसी है कि सदन के अंदर अपने क्षेत्र की बात देखा नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरह उन पे दबाव नहीं होता कि वो अपनी जनता की आवाज को ना रोक पाए। यही तो डेमोक्रेसी है, यही सुंदरता है। राखी जी से जवाब दिलवा रहा हूँ। राखी जी, ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता कितना पसंद करती है कि प्रतिपक्ष की भूमिका में बीजेपी कितनी खरी उतर रही है और सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी से कितना खरा उतर पा रहा है। ये तो 2 मई को हम डिस्कस करेंगे। इस पर मैं कोशिश करूंगा कि आप दोनों को जरूर इस पे आमंत्रित करूं। लेकिन यहाँ बात ये आती है, आरसी चौधरी साहब ही नहीं अकेले, विधानसभा से लेकर के कांग्रेस बाहर तक कहती है कि प्रतिपक्ष के पास में कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, और इस बजट के बाद तो निरुत्तर है, कोई बचा ही नहीं है। तो
मुद्दे गढ़े जा रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। फोन टेप की बात आ गई और सारी चीजें आ गई। मैं ये सवाल इस वजह से कर रहा हूं कि फोन टेप वाला जो इश्यू हुआ उसके बाद कांग्रेस इससे चर्चा करेगी, इस पे भी जरूर करेगी। मुख्यमंत्री जब जवाब देंगे तो शायद इस पे चर्चा जरूर करेंगे वो, कि बीजेपी के पास में इश्यू है ही नहीं है। अभी जैसे आरसी चौधरी जी भी कह रहे हैं कि ये चुनाव में तो उतरेंगे। फिक्र कितनी है देखिए आपकी, कि आपकी कोर कमेटी की चिंता और आपके इश्यूज की चिंता है, प्रतिपक्ष की भूमिका में आप लोग नहीं है, तो वोट मांगने कैसे जाएंगे? देखिए योगेंद्र जी, अगर मुद्दों की बात की जाए तो मुझे लगता है कि रोज का अखबार इतने सारे मुद्दे देता है और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि रोज जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और तब ये कह रहे हैं कि हमारे पास मुद्दे नहीं है। अगर कहूं मैं बताऊं रोज की बात, आज अस्पताल की बात सुन करके नहीं आता, मन कांप उठता है कि इस तरह की हरकतें जो है वो आज के समय में राजस्थान की कांग्रेस सरकार कर रही है। और उन बातों की जिम्मेदारी लेने से बेटर चौधरी जी को लगा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोला जाए। भारतीय जनता पार्टी में 8 मुख्यमंत्री हैं। मैं कहती हूँ कि हाँ, हम लायक हैं, हमारे पास हैं इस लायक नेता 8 जो कि हाँ नेतृत्व कर सकते हैं राजस्थान का। लेकिन आपके बीच में क्या रहा, ये पूरी राजस्थान की जनता ने देखा। वो सड़क पे जो लड़ाई थी, नकारा निकम्मा था, वो सब कुछ देखा। लेकिन फिर देखिए योगेंद्र जी, मैं इनकी बात नहीं करूंगी क्योंकि ये तो जनता के सामने खुली किताब है। चाहे रमेश मीणा जी हो, जैसा श्याम जी ने कहा आज विधानसभा में क्या हुआ, सबके सामने खुला किताब है। इन्होंने भी इतनी बात की जितनी आप कर रही हैं। और नहीं, लेकिन बात जवाब देना जरूरी है। खुद की मालूम नहीं है कि क्या स्थिति है और लगातार दूसरे पे आक्षेप लगाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। जनता ने इनको चुन करके भेजा, जनता के प्रति इनकी कोई ना कोई जवाबदेही होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए जिस तरह की स्थिति आज लॉ एंड ऑर्डर की है, मुझे लगता है श्याम जी आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार होंगे, राजस्थान के इतिहास में, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि डीसीपी ऑफिस के अंदर एसीपी जो है वो इस तरह की किसी की गरिमा पर हाथ डालने का प्रयास करे। सोचिए, शर्मसार करने वाली बात है। और बात करते मुद्दे नहीं है। आज बिजली की स्थिति ये हो रही है कि पूरे देश के अंदर बिजली सबसे महंगी राजस्थान के अंदर हो रही है। हमने एक हल्ला बोल कार्यक्रम भी लगा रखा है। और जहां तक फोन टेपिंग की बात है, फोन टेपिंग में तो ये उलझ ही गए हैं। इन्होंने फोन टेपिंग की थी, उसके बाद एक फैब्रिकेटेड एक ऑडियो बनाया जो सीएमओ ऑफिस से रिलीज हुआ और उसके बाद इन्होंने कहा कि वॉइस सैंपल दो। वॉइस 2-3 तो लोग वहीं बैठे ना विधानसभा में, ले लेना वॉइस सैंपल। उसकी ऑथेंटिसिटी क्यों नहीं चेक कर पाए 8 महीने तक? जनता सब समझती है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नकारा निकम्मापन छुपाने के लिए डाइवर्ट करने का तरीका था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास में कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के साथ में जनता के बीच में जाएगी। और निश्चित तौर पे जनता, जैसे अभी जो निकाय चुनाव हुए उसमें 35% लोग जो है उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, 65% निर्दलीय प्लस भारतीय जनता पार्टी के पास आए, यानी 35% सरकार के पक्ष में, 65% जो है सरकार के विपक्ष में वोट दे रहे हैं। आपको दिखेगा कि 3 विधानसभा चुनाव में स्थिति यही आएगी। निश्चित तौर पे इनके बीच का जो मतभेद जो भी है वो सबके सामने उजागर होंगे। वही बात योगेंद्र जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। योगेंद्र जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुद्दों की बात की ना योगेंद्र जी मैं बात कहना चाहूंगा कि राखी राठौड़ जी ने बड़ी संजीदगी के साथ में बात रखी और मुझे लगा था कि ये राजस्थान की जिस गरिमा की जो बात कर रहे हैं, ये सदन की कार्रवाई में देख के और नेता अपने प्रतिपक्ष की कटारिया साहब का जो वक्तव्य था, जो दुष्कर्म के लिए जिस एससीपी का इन्होंने जो जिक्र किया, उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा और क्या नजीर पेश सरकार ने की, पूरे विपक्ष के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज ये कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता को ये पता होना चाहिए कि डेटा मेघवाल का केस ये भूल गई है, जो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई में देने का जो वादा किया था, जो परिवार मुकदमा दर्ज कराने के लिए वहां पे किस प्रकार से परेशान होता रहा था, आज महिलाओं के मुकदमे दर्ज होते हैं। आज जिस अस्पताल का जिक्र करते हैं, जिस वैशाली नगर में आप और हम दोनों ही रहते हैं, उसके अंदर तो किसी घर के अंदर किसी बच्ची का दुष्कर्म किया, अगर उसके परिवार के लोग कर दे, जिस हॉस्पिटल में वो सुस्त के लेके गई, ये तो समाज के लिए कलंक है। इसमें आप वो जो चीजें करें, लेकिन सरकार ने तत्परता दिखाई ना, वो आज जेल के पीछे है। आप उसको कांग्रेस का जिम्मेदार मानते हैं, उसके लिए आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप जिम्मेदार हैं, गृह मंत्री मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं लॉ एंड ऑर्डर के। आप आपके गृह मंत्री की तरह हमारे गृह मंत्री बेबस होना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि आपने जो गृह मंत्री क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि आप बेबस और लाचार हैं। आपका स्वास्थ्य मंत्री क्या बोलता था, आपके जिस हल्के से जो मंत्री आते थे, यूडीएच मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मुझे शर्म आती है कि मैं यूडीएच मंत्री हूँ, मेरे सामने घुस की जाती है। ये बेबस और लाचार सरकार नहीं है, जनता के प्रति जवाबदेह सरकार है और अपराध करने वाले लोगों को अपराध की जगह पे पहुंचाती है जहां उनकी जेल की सलाखों के पीछे जगह है। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप एक महिला है और महिला होने के नाते इस सरकार की पीड़िताओं के साथ में आप क्या बात कर रहे हैं,
और क्या चीजें कह रहे हैं। जहां पे आपके मुकदमे दर्ज कराने के लिए, जहां पे मुकदमे दर्ज नहीं होते थे भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर, दुष्कर्म पीड़िता अपने न्याय के लिए रेलवे पे जाके और अपने जीवन लीला समाप्त कर लेती थी। जिस रामराज्य की आप बात करते हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता दुष्कर्म करते हैं, दुष्कर्म के आरोपी होते हैं, और किस प्रकार से सरकार सुरक्षा देती है। इसलिए आप कम से कम दुष्कर्म के बारे में तो बोलिए मत। मैं आपको इतना अच्छा सोचता था कि एक पढ़ी लिखी, एक भारतीय जनता पार्टी की प्रखर नेता होगी जो जवाबदेही के साथ में डिबेट करेगी, लेकिन आपने डिबेट को जिस प्रकार से गणित तरीके पे ले गए, मैं सोच नहीं सकता था कि राखी जी आप ऐसा कर पाएंगे। राखी जी, इस प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कीजिए और याद कीजिए डेल्टा मेघवाल को किस प्रकार से मुकदमा दर्ज कराया था, कितने कांग्रेस के नेताओं को वहां पे पहुंचना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पीड़िताओं के बीच में नहीं जा पाई और कभी जाके उनके मुद्दे नहीं उठा रही। आप घर में बैठ के सिर्फ उनके बीच में और अखबारों की खबर के पीछे राजनीति करना चाहते हैं। अच्छा होता, बेहतर होता, मौके पे जाते और प्रदेश को शर्मसार करने का काम नहीं करते। जिस प्रकार से राजस्थान को आपके नेता रेपिस्ट बोलते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। रेपिस्ट तो उस राज्य को बोलना चाहिए, राम राज्य की जहाँ पे राहुल राज करते हैं उसके लिए बोलना चाहिए था। कीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए जिन्होंने एक ऐसा घटिया बैकग्राउंड वाला आदमी जो है महिला अत्याचार केंद्र पे लगा रखा था। शर्म आपको आनी चाहिए। आपकी केंद्र की एजेंसी ने, सीबीआई ने, जांच ने उसको क्लीन चिट दी। जो आपके नेता प्रतिपक्ष है उनके आरोप नहीं लगे कि आप जानते नहीं क्या? जो आपके नेता उपनेता है सदन के अंदर, आप उनके इतिहास नहीं जानते थे क्या? वो कहाँ पे गए थे, किस लिए है वो सदन के अंदर? जिस सदन को पवित्र करने के आपके नेता ने बात करके आए थे, देश के प्रधानमंत्री बात करके आए थे। आज उस संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद दुष्कर्म के आरोपी है, हत्या के आरोपी है और लूट के आरोपी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस नैतिकता के साथ से अपने गिरबान में जाके और राजस्थान की सारी जनता को काम ना करे। इसलिए हम सोच नहीं सकते थे राखी जी आप जैसे गंभीर नेता इतनी घटिया राजनीति करेंगे। मेंशन किया था कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे। अरे महिलाओं की सुरक्षा का जो हमने वचन दिया था, आज महिलाओं के मुख्य जो होते हैं अपराधी जेल की सलाख के पीछे जाते हैं। आपने पढ़ा होगा आज की खबर, 26 दिन के अंदर दुष्कर्मी जेल सजा मिली है आज उसको। पॉक्सो कोर्ट की स्थापना हमने की थी, आपने नहीं की थी। आपने नहीं की थी पॉक्सो कोर्ट की स्थापना। 2015 में घोषणा हुई, कार्तिक आपका राज था, अब वो हमने की। महिलाओं की जवाबदेही का निर्वहन हम करते हैं, आप नहीं करते। महिला होते हुए नहीं करते और महिलाओं के मुद्दे पे झूठी राजनीति करते। बड़ी दुख की बात है ये। मेरा एक सवाल है दोनों से। सर, दोनों से मेरा एक सवाल है। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि क्या जनता बेवकूफ नहीं है और जनता के गले भी नहीं उतरते हैं? ये राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं। मुझे वो बता दीजिए कि कौन सी सरकार है आज भी देश में किसी राज्य में या अब से पहले पिछले 10 साल में, अगर हम बात करें 15 साल में करें, जिसमें रेप नहीं हुए, करप्शन नहीं हुआ हो, और सबसे बड़ी रोचक बात, जो भ्रष्ट उनको पदों पर नहीं बैठाई हो किसी भी सरकार ने। ना राखी जी आप कह सकती हैं, ना आर.सी. चौधरी साहब कह सकते हैं। मैं जवाब देना चाहता हूं। योगेंद्र जी आप जवाब दे, योगेंद्र जी आप मुझे मैं जवाब दे देता हूँ। ले लीजिए, बेहतर होगा, दोनों बोल पाएंगे। मैं जवाब दे देता हूँ उसका और उसके बाद राखी जी बोल लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ दरिंदे कहीं पे भी हो सकते हैं। समाज के अंदर अच्छे लोग होते हैं, समाज के अंदर दरिंदे लोग होते हैं, लेकिन राम और राज की कल्पना सदैव की जाती रही है। जहां पे राम रूठ जाए, जिसके साथ में दुष्कर्म हुआ, लेकिन राज रूठ जाए, उसकी क्या दशा होती है। आपने देखा होगा हाथरस का कांड, जिस बच्चे के साथ में दुष्कर्म होता है, राज के साथ में मिलकर आधी रात्रि को उनका संस्कार कर दिया जाता है। आपने देखा होगा उन्नाव का केस, भारतीय जनता पार्टी का विधायक उस लड़की के साथ में दुष्कर्म करता है और उसके पिता को किस प्रकार से एक्सीडेंट करके मार दिया जाता है और आधी रात को वो आईजी के सामने पेश होते हैं। आपने देखा होगा कि दुष्कर्म पीड़िताओं के पिता जब न्याय मांगते होते हैं, उनके पिताओं की गोली मार के हत्या कर दी जाती है और दुष्कर्म पीड़िता अपने पिता को कंधा देती है। ऐसे राम राज्य की कल्पना करने वाले लोग और रावण का रोल करते हैं जो दुर्भाग्यजनक होता है। राजस्थान के अंदर दुष्कर्म हुए अपराधी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। हम उनके मुकदमे दर्ज करेंगे, जिन्होंने जो किया हम उनको सजा देंगे और ये देते हैं। ये हमारी संवेदनशीलता है, ये हमारी प्रतिबद्धता है और हमारी ये महिलाओं के प्रति हमारी वचनता है। राकेश जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। मैं बोल रही हूँ योगेंद्र जी, अब मेरा काम था बोलने का। रेप केसेस को लेकर के सब लोग बरसते हैं। मैं तो एक बात जानना चाहता हूँ कि सामाजिक कलंक है जिस पे क्या वास्तव में राजनीतिक दलों को ये कुछ कहने का हक है? योगेंद्र जी, आपने जो मुझे बात कही बिल्कुल सही बात है कि बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि हर सरकार के अंदर इस तरह की काम जो है वो होते आए हैं, लेकिन कंपैरिजन कैसे होता है? पिछले जो रिकॉर्ड हुए चीजें उनके कंपैरिजन में देखें तो महिला के प्रति अत्याचार के लिए 31% ज्यादा
पिछले 2-3 सालों में राजस्थान में केस आए। जयपुर शहर जो है वो पूरे देश के अंदर दूसरा सबसे अनसेफ सिटी है रहने के लिए। ये अपने बजट भाषण के अंदर कन्या महाविद्यालय की बात कर रहे थे। आप सोचिए यहाँ पे इतनी अनसेफ्टी क्यों हो गई? हमारे प्रदेश की इस तरह की परंपरा नहीं थी। राजस्थान बहुत ही शांतिपूर्ण सिटी था। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में आप नहीं दर्ज नहीं करते, आप वो दुष्कर्म पीड़िता को मुकदमा दर्ज नहीं किए ना, आपने कहा चाहिए उनके घर वालों को, उनके पिता को, ये भारतीय जनता पार्टी की चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में होता है। ये राम राज्य की बात करने वाले रावण का रोल करते हैं, यही तो दुर्भाग्य है, यही जनता को समझ है, यही इसलिए हमें बड़ा दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपराधियों के साथ में देश का परिंदा लेके खड़ा होते हैं। वो भूले नहीं है, ये इस देश के लोग भूले नहीं है जो पीड़िता के साथ खड़े होते थे, लेकिन अपराधियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े होते हैं। आरसी चौधरी जी, राखी जी रोकना। आरसी चौधरी साहब, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं 30 सेकंड में श्याम जी आपसे बात करना चाहूंगा और मैं वाइंड अप करूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में जो मुद्दे जिनको लेकर के हमारे दोनों अतिथि अभी बहस कर रहे हैं, जनता के गले उतरेंगे ये मुद्दे? देखिए योगेंद्र जी, भाषणों के अंदर कुछ भी कह सकते हो, मतदाताओं को कैसे लाओगे अपने पक्ष में? वहां तो आपको बहुत सारी चीजें, वहां के मतदाताओं को रिझाने के लिए तो वहां की बात करनी पड़ेगी आपको। आप भले ही भाषण में कुछ भी कह लेना, लेकिन वहां पर आपको तय करना पड़ेगा कि आप पार्टी को आगे किस दिशा में ले जाना चाहते हो। कांग्रेस के सामने चुनौती है कि संगठन नहीं बना पाए, वो आप स्वीकार कीजिएगा, वहां आपको कमी नजर आएगी। वहां एकता की सूत्र में आप जाएंगे मिलकर के तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। यही वसुंधरा जी को साथ लेके जाएंगे तो भाजपा को फायदा मिलेगा। तो नहीं अभी तक तो चलिए, दोनों ही दलों के सामने टिकटों के साथ साथ चुनौती यह है कि बीजेपी क्या वास्तव में वसुंधरा जी को फ्रंट पे लाकर के मतदाताओं के बीच लेके जाएगी और उधर सचिन पायलट कितना अपना रोल प्ले कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी की जो तैयारी है वो अभी तक जो लग रहा है पन्ना प्रमुख यानी कि माइक्रो मैनेजमेंट किस स्तर पर कर सकते हैं, उसकी मुझे लगता है कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस अपने स्तर पर तैयारी कर रही होगी, मुख्यमंत्री निवास पर लगातार बैठकों के दौर जारी हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता बुलाए जा रहे हैं, तो लिहाजा दोनों तरफ से ही तैयारी पूरी है और देखना होगा कि ये मुकाबला कितना रोचक हो पाता है। सबसे पहले टिकट कौन चेहरे सामने आएंगे और चेहरे पे क्या वास्तव में जो दूसरे टिकटार्थी हैं, मांगने वाले लोग हैं, वो कितनी सहमति दे पाएंगे, कहीं भीतरी बात तो नहीं होगी। दोनों तरफ से ये भी अभी डर है, लेकिन चले बहुत जल्दबाजी है सब कुछ कहना, इंतजार करना होगा। ये हमारी प्रारंभिक बहस है जिसपे हमारे अतिथि हमारे साथ में जुटे और कई मुद्दे हैं जो सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।